हेलो एवरीवन। मैंने लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी बनाई है एसबीआई क्लर्क प्री के लिए, आप सभी लोगों के लिए। स्ट्रैटेजी ऐसे है कि सबसे पहले इंग्लिश से स्टार्ट करें। जैसे मैंने लिखा है इंग्लिश, सबसे पहले हम लोग ग्रामर रूल्स देखेंगे, क्योंकि प्री के एग्ज़ाम में क्या होता है कि 5 क्वेश्चन एरर के आते ही आते हैं। तो उसके लिए आपको ग्रामर रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो आपने काफ़ी बार रिविजन कर लिया होगा, ग्रामर 5 एग्जाम्स हो चुके हैं, बट फिर भी लास्ट बार रिविजन करना पड़ेगा ग्रामर का फिर से, ताकि आपको कोई भी एरर का क्वेश्चन रॉन्ग ना हो जाए। और सेकेंडली है सेक्शनल मॉक टेस्ट। आपको रोज़ इंग्लिश का एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देना ही देना है, क्योंकि मोस्टली हमारे जो क्वेश्चन है ना वो इंग्लिश में ही रॉन्ग होते हैं। तो जैसे रीजनिंग मैथ्स में तो उतने नहीं होते हैं, बट इंग्लिश में ही होते हैं। तो इसलिए इंग्लिश में कि ज़्यादा स्कोर बने हमारे एग्ज़ाम में, तो उसने सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है क्या है। सेकेंड है रीजनिंग। रीजनिंग में भी मैंने लिखा है सेक्शनल मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोर नहीं बन रहा है पर रीजनिंग में ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप सेक्शनल मॉक दो, सबसे ज़्यादा दो। अगर आपका अच्छा स्कोर आ रहा है, काफ़ी अच्छा स्कोर आ रहा है, 35 और 35 आ जाता है या फिर अराउंड उसके आता है, तो कोई नीड नहीं है, ठीक है, आप छोड़ सकते हो रीजनिंग का। बट आपका जो भी वीक सेक्शन है उसका तो सेक्शनल मॉक टेस्ट रोज़ दो। जैसे मॉक टेस्ट तो आपको रोज़ देना ही देना है, एक चाहो तो 2 दे सकते हो, बट सेक्शनल मॉक टेस्ट वो सब्जेक्ट का 2 ही दो जिसमें आप वीक हो, जिसका स्कोर कम बनता है। और फिर मैंने लिखा है कि प्रैक्टिस में आप पजल प्रैक्टिस करो, और साइलॉज और इनइक्वालिटी। अभी तो साइलॉज इनइक्वालिटी उतना ज़्यादा तो नहीं इम्पॉर्टेंट है, वो तो आप कर लोगे, मुझे पता सब कर लेते हैं। बस पज़ल है कि पज़ल आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है 10 पज़ल, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि बस पज़ल ही अटको नहीं है। पज़ल में फटाफट पज़ल सारे सॉल्व कर लोगे 1 गो में, तो आपका टोटल फुल स्कोर आ जाएगा 35 और 35। वो आप कर सकते हो। तो पज़ल इंपॉर्टेंट है, वो कर लो। भले ये स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इतने एग्ज़ाम्स हो चुके हैं तो आपने काफ़ी कर लिया, तो इतना ही कर लो बस। और मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट स्पीड मैथ्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं स्पीड मैथ्स के। अराउंड 15 से 20 तक क्वेश्चंस 15 क्वेश्चन के अराउंड आते हैं स्पीड मैथ्स से। 15-20 तो आ जाते हैं। अगर आप 10-12 अप्रॉक्सीमेशन करो, और 5 ये वो क्वाड्रेटिक और 5 नंबर सीरीज़ के, तो अराउंड 15 से 20 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो रिवीजन करना होगा आपको सबसे पहले टेबल्स का, स्क्वायर का, क्यूब का। तो मैंने वैसे लिखा है 1 से 20 तक टेबल, 1 से 40 तक स्क्वायर और 1 से 20 से क्यूब। तो बहुत ही बेसिक है, लोग इससे ज़्यादा भी करते हैं, बट मैंने कभी इससे ज़्यादा नहीं किया, कभी इससे ज़्यादा याद नहीं किया। इतने में मेरा काम हो गया, तो और आपका भी इतने में काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा रटने का ज़रूरत नहीं है। अभी तो काफ़ी रिवीजन मैंने भी बहुत बार कर लिया, बट फिर भी एक बार लास्ट बार रिवीजन तो करना ही है, तो वो भी करो। डेली एक बार रिवीजन तो मार ही लो। और डीआई का 5 सेट बनाओ, क्योंकि मोस्टली डीआई जो है वो एक ही आएगी पेपर में, या फिर 2 आने का चांस कम है, एक ही आती है मोस्टली। तो फिर भी डीआई भी कर लो, प्रैक्टिस 5 कर लो डीआई। और अगर अर्थमेटिक प्रैक्टिस करना है अच्छा सोर्स से, तो मैं तो हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि हर्षल अग्रवाल सर के वीडियोस देखो। वो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, काफ़ी अच्छे वेरिएबल्स के ऊपर, सब के ऊपर वो वीडियोस बनाते हैं। वो अच्छे अच्छे डीआई का वीडियोस भी उन्होंने बहुत सारा बनाया, अभी लेटेस्ट उन्होंने डाला है 2 दिन पहले, तो डीआई का, तो वो भी देख सकते हो। और उनके अथमेटिक्स, उनके वीडियो से आपका सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। मैंने हमेशा उन्हीं का वीडियोस फॉलो किया हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी मेंस हो या कोई भी प्री हो, सब में बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। फिर मैंने एक मॉक अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बनाई है। जब भी जैसे स्कोर अगर ज़्यादा नहीं आ रहा है, ज़्यादा स्कोर करना है, तो मैंने जैसे स्कोर नहीं आ रहा है एग्ज़ाम में, मॉक्स में, तो स्कोर कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि कैसे स्कोर इंक्रीज़ करें मॉक्स में, और क्या स्ट्रैटेजी रहती है अटेम्प्ट करने की पेपर को। तो मैथ्स में मेरा ये रहता है कि स्पीड मैथ्स पहले करते हैं, फिर डीआई, और हम अर्थमेटिक बाद में करते हैं। जैसे कोई भी अर्थमेटिक खुला है, 2-3 अर्थमेटिक स्टार्ट में है, सबको स्किप करते चलेंगे, और जो भी स्पीड मैथ्स आता है या डीआई आता है ना, सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। और जैसे ही स्किप कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिसका स्कोर अच्छा नहीं बनता मैथ्स में, जैसे मेरा तो मैथ्स ठीक ठाक है, तो ठीक है। और बट मैं तो अर्थमेटिक कर लेती हूँ मोस्टली, बट फिर भी जो लोग अर्थमेटिक नहीं कर पाते ज़्यादा, या फिर ज़्यादा टाइम लगा देते हैं स्पीड में, तो डीआई सेक्शन में ही, तो भी अगर उनके पास 4 या 5 मिनट लास्ट में बच रहा है, तो वो ऐसा कर सकते हैं, जब भी वो स्किप कर रहे हैं ना क्वेश्चंस को, तभी वो जब भी देखे कि 1-1 लाइनर क्वेश्चन हैं, वो उन सबको मार्क कर ले। अगर उनको मार्क कर लेंगे तो फटाफट उस क्वेश्चन में वापस आ सकते हैं, वो मार्क्स क्वेश्चन में। जैसे बाद में कोई भी रैंडम क्वेश्चन में लोग जाते हैं, तो 2-3 लाइन का होता है, तो वो वेरिएबल मांगता है या वेरिएबल होता है उसमें कुछ भी। बट जब भी मोस्टली जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, और वो तुरंत 30 सेकेंड से बन सकते हैं, तो वो स्किप नहीं होना चाहिए। वो काफ़ी बार स्किप हो जाता है, तो उससे स्कोर आप इंक्रीज़ कर सकते हो मैथ्स का। रीजनिंग में तो यही है कि आप 1 गो में सॉल्व करो। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्लर्क में तो नहीं होता है, बट क्या होता है कभी कभी ऐसे पीओ में क्या होता है कि एक आध पजल्स छूट जाता है लास्ट वाला, तो क्योंकि वो आगे में थोड़ा सा
स्पीड कम हो जाती है हमारे पजल्स में हम अटक जाते हैं। तो इसीलिए पजल्स में अटकना नहीं है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला कि पजल को थोड़ा प्रैक्टिस करो, पजल में ही हम लोग अटकते हैं, तभी हम लोग ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं रीजनिंग में। तो पजल में अटकना नहीं है, सारे पजल को वन गो में सॉल्व करना है। और ऐसे तो कोई भी पजल ऐसा टफ आएगा ही नहीं क्लर्क में जो आप नहीं बना पाओगे वन गो में, सब बनेंगे। और फिर भी कोई भी ऐसा लगे तो फटाफट आगे बढ़ने का है, और कोई भी अटकना नहीं है क्योंकि टाइम नहीं इतना। और मोस्टली मिसलेनियस होते हैं, जैसे कि आप सारा बना रहे हो पर एक दो क्वेश्चंस वो होते हैं ना, वर्ड फॉर्मेशन के होते हैं या फिर पेयरिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड नंबरिंग के होते हैं। तो वो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन होते हैं, वो आप उसको एंड में कर सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में वो आप अगर टाइम लगाओगे सोचने में कि क्या वर्ड बनेगा, वो लास्ट में आप फ्री माइंड से सोच सकते हो कि क्या वर्ड बनेगा। बना भी तो ठीक, नहीं बना तो भी ठीक, वो रॉन्ग होने का चांस भी बनता है, तो वो ठीक है, वो हो जाएगा। नॉर्मली तो यहाँ पे लोग फुल स्कोर करते हैं, 35 और 35 स्कोर हो जाता है, बहुत ईजी पेपर होता है। और इंग्लिश में यही है कि कुछ नहीं, सब करना है, पूरा पेपर पूरा बनाना है, पूरा बनाना है। और इजीली बनता भी है, टाइम भी बचता 2-3 मिनट पूरा करने के बाद भी। इंग्लिश इतना ईजी आता है। और फिर भी एक लिखा है कि पैरासिम्बल जो है वो आपको लास्ट में करना है, क्योंकि सब कुछ करने के बाद। क्योंकि पैरासिम्बल में क्या होता है कि ऐसे तो बहुत ईजी पे आएगा, पैरासिम्बल बहुत ही ईजी, बट फिर भी अगर कहीं से थोड़ा सा भी ये होता है कि अगर थोड़ा सा भी ठीक ठाक आया है पैरासिम्बल, तो क्या है ना, लास्ट में आप रिलैक्स माइंड होगा कि कुछ भी छूटा नहीं पेपर में, सब बना दिए, तो अब कुछ बचा नहीं है। तो बस अब यही बचा है, अगर ये बना तो भी ठीक है, तो एक रिलैक्स माइंड से आप सोच सकोगे। बीच में आप करोगे तो पैनिक करोगे, यार पीछे छूट रहा है, पीछे छूट रहा है, और उस चक्कर में वो भी गलत बनेगा पैरासिम्बल भी, और पीछे भी छूटेगा। उससे अच्छा आप एकदम एंड में रखो और इसको करो। तो इस तरह से आप पूरा का पेपर पूरा बना सकते हो। और यहाँ तो फुल होता है, यहाँ भी फुल होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो ऐसे, वरना काफ़ी अच्छा है, स्कोर बन जाता है। और एसबीआई का एक टिप है कि एसबीआई में क्या होता है, जैसे आईबीपीएस में बहुत ज़्यादा बच्चा लोग सेलेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन एसबीआई में ज़्यादा लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं। ऐसे तो एसबीआई क्लर्क में बहुत सारे लोग सेलेक्ट होंगे, बट यही रहता है कि एसबीआई में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एसबीआई में क्या होता है ना कि हर शिफ्ट जो है वो थोड़ा सा पेपर वैरी करता है, तो उससे क्या होता है कि कभी कभी अच्छे बच्चे लोग का भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जैसा अच्छा किया फिर भी नहीं हो रहा है, तो उससे ये होता है कि हाँ, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखो, जो भी बना रहे हो सही बनाओ, 100% श्योर है वही बनाओ। वैसे तो एक्यूरेसी 100% मेंटेन आपको इंग्लिश में ही करनी है, बाकी तो आपका बनेगा तो वो तो सही होना है। एक दो क्वेश्चन हो सकता है रीजनिंग में रॉन्ग हो जाता है इधर उधर, कभी पजल का ही कोई क्वेश्चन गलत देख लिया या फिर ऐसे कुछ में रॉन्ग हो जाता है, वो तो एरर, ह्यूमन एरर तो होगा ही। फिर भी नॉर्मली जो है इंग्लिश में ही हम लोग का थोड़ा एक्यूरेसी गड़बड़ाता है, तो वहाँ पे आप जो श्योर है वही वाला करो। अगर कोई एरर श्योर हो तभी करो, ऐसे तुक्का मत मारो कि हाँ ये हो सकता है, तो ऐसे मत मारो। तो उस तरह आपका अगर अच्छा एक्यूरेसी रहेगा 100% आपका क्लियर हो जाएगा एसबीआई क्लर्क प्री। और अगर मेरा एग्ज़ाम डेट का बात करें, क्योंकि एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, तो मेरा एग्ज़ाम डेट है 6 जनवरी 3:30 PM, 4th शिफ्ट है मेरा। सो एग्ज़ाम जब होगा, क्या शिफ्ट आया, क्या पेपर आया, कितना किया, सब मैं अपलोड करूँगी। कल मैं एक मॉक का वीडियो भी डालूँगी कि मेरे जो मॉक्स मैंने दिए हैं स्मार्ट कीड़ा पे, गाइडली पे, ऑलिव बोर्ड पे, उसमें मेरे क्या स्कोर बन रहे हैं, क्या आ रहा है, क्या परसेंटाइल हो रहा है, सब कुछ मैं शो करूँगी अपने एक मॉक टेस्ट में, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि कितना स्कोर आना चाहिए पेपर में, और जैसे आपका क्लियर हो जाएगा एज प्री। सो ओके गाइस, आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी हो। तो मुझे बताना कोई भी अगर आपको डाउट हो, और क्या जानना है आपको, या कुछ भी अगर जानना हो कि कैसे कैसे पढ़े, या फिर कोई भी ये डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।